वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीतू सिंघल आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम जो पढ़ रहे थे प्लांट हार्मोन, जिसमें हमने ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ लिया था, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं एथिलीन, एब्सिसिक एसिड, दोनों प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ में हम फोटोपीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। एथिलीन, जो एक प्लांट इन्हिबिटर के रूप में भी जाना जाता है, इसकी खोज की थी H.H. कजिन ने 1910 में। उन्होंने देखा था कि जो कच्चे केलों को पकाने में पके हुए संतरों से निकला हुआ वाष्पशील तत्व जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, और इसी को उन्होंने नाम दिया था एथिलीन नाम दिया था। एथिलीन एकमात्र गैसीय हार्मोन है और इसका सूत्र होता है C2H4। प्लांट्स में ये मिथियोनिन एसिड द्वारा निर्मित होता है। तो आपको एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि कौन सा हार्मोन है जो एसिड द्वारा निर्मित होता है, तो वो एथिलीन है जो कि मिथियोनिन एसिड द्वारा निर्मित होता है। ये एक नॉन पोलर और डिफ्यूज हार्मोन होता है, और ये जो जरावस्था को प्राप्त टिश्यू यानी जो जीर्ण अंग होते हैं, यानी पुराने अंग जो हो जाते हैं और जो पकते हुए फल है, उनके द्वारा उसका उच्च मात्रा में संश्लेषण किया जाता है। तो एथिलीन का पके हुए फलों से और जो जीर्ण अंग है उनसे उनका संश्लेषण किया जाता है। ये इसका तने पर त्वरित प्रभाव इसका देखा जाता है, यानी 3 इफेक्ट इसके देखे जाते हैं। एक है प्लांट्स या जो स्टेम होता है कि अनुप्रस्थ या मोटाई में ये वृद्धि में काम आता है। दूसरा, अक्षों में फुलाव या क्षैतिज वृद्धि में भी ये काम आता है। तीसरा, इसको डाइकॉट सीडलिंग में अंकुश संरचना यानी एपिकल हुक का निर्माण करने में भी एथिलीन यूज किया जाता है। एथिलीन होता है जरावस्था या बिलगन है, यानी उसको पत्तियों में फूलों में बढ़ाता है। फलों को पकाने में प्रभावी होता है। फलों को पकने के दौरान श्वसन की गति को ये तेज कर देता है, जिससे जो फल है वो तीव्र पक जाते हैं। तो इसके दौरान जो श्वसन की गति तीव्र होती है, इस प्रकार के श्वसन को क्लाइमैक्टिक श्वसन कहते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है हमारा, क्लाइमैटिक श्वसन किसे कहते हैं? तो फलों को पकने के दौरान जो श्वसन की गति में वृद्धि होती है उसे ही हम क्लाइमैटिक श्वसन कहते हैं। ठीक है। बर्ग व थीमेन ने एथिलीन को एक वृद्धि नियंत्रक यानी ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन भी कहा था। इसके अलावा ये जो एथिलीन हार्मोन होता है, इसका कृषि में या सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाला PGR यानी सबसे ज़्यादा एथिलीन का ही कृषि में उपयोग किया जाता है। सर्वाधिक यूज होने वाला एथिलीन कौन सा है? एथीफोन। एथीफोन के रूप में इस हार्मोन को यूज किया जाता है, जिसको हम केमिकली स्ट्रक्चर देखें या केमिकली नाम देखें तो इसका नाम दिया है 2-क्लोरोइथाइल फास्फोनिक एसिड, CEPA के नाम इसको जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है, पूछ भी सकते हैं एथीफोन की फुल फॉर्म क्या है या एथीफोन का रासायनिक नाम क्या है? 2-क्लोरोइथाइल फास्फोनिक एसिड इसका नाम है। एथीफोन क्या यूज भी होता है? खीरों में मादा पुष्पन को बढ़ाने में काम आता है। टमाटर या सेब के फलों को पकाने में भी इसका यूज किया जाता है। इसका कैसे यूज करते हैं हम? जलीय घोल में आसानी से अवशोषित व पौधों में संचारित करते हैं। धीरे धीरे एथिलीन ये मुक्त करता है, और इस तरह से टमाटर व सेब के फलों को पकाने में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा इसके और अधिक यूज किया है, सीड व बड डोरमेंसी को तोड़ना, अंकुरण, मूंगफली के बीज में या आलू के कंदों को पकाने में भी इसका यूज किया जाता है। गहरे पानी के धान के पौधों में पर्णवृत्त को तीव्र दीर्घीकरण के लिए प्रोत्साहित करना, मूल वृद्धि व मूल रोमों का प्रोत्साहन करना, पौधों को अधिक अवशोषण क्षेत्र प्रदान करने में मदद करना, अनानास फूलने व फल समकालिकता में भी ये सहायक होता है, आम पुष्पन प्रेरित करना और मटर में वृद्धि को रोकना। इस तरह से ये एथिलीन के प्रयोग देखे जाते हैं। एथिलीन के बाद अगला हार्मोन है एब्सिसिक एसिड या ABA। ABA जो शुद्ध रूप से मुख्य रूप से वृद्धि संदमक हार्मोन कहलाता है। इसका सूत्र होता है C15H20O4 यानी C15H20 और O4 होता है। एब्सिसिक एसिड है, उसे 1960 में 3 वैज्ञानिकों ने वृद्धि संदमक के रूप में प्राप्त किए थे। कौन कौन से 3 वृद्धि संदमक प्राप्त किए थे? वेनेट, क्लार्क व कीफोर्ड ने प्रसुप्त आलू के कुंद में एक वृद्धि संदमक प्राप्त किया, जिसको उन्होंने इनहिबिटर V नाम दिया। एडिकोट व ओखुमा ने कपास के परिपक्व फलों के रस में प्राप्त किया, जिसे उन्होंने एब्सिसिन या विल्गन सेकंड नाम दिया था। वेरिंग एम रॉबिन्सन ने विटुला की पुरानी पत्तियों में एक ग्रोथ इनहिबिटर पृथक किया था, जो डोरमेंसी को प्रेरित करता था काष्ठीय पादपों में, और इसका नाम उन्होंने डोरमिन किया था। तो इस तरह से 3 वैज्ञानिकों ने 3 प्रकार के एब्सिसिक एसिड या वृद्धि संदमक हार्मोन प्राप्त किए। कौन कौन से थे वो तीनों?
इनविटर एब्सिसिन, सेकेंड इनविटर वी और डॉर्मिन, ये तीनों रासायनिक रूप से एवीए या एब्सिसिक एसिड हैं, या इनको एब्सिसिक एसिड नाम दिया गया। ये नॉन पोलर होता है और नेचर में ये एसिडिक होता है। कैरोटीनाइड व वसा अम्लों के ये व्युत्पन्न होते हैं, यानी कैरोटीनाइड और वसा अम्लों से उत्पन्न किए जाते हैं। कैरोटीन के ऑक्सीडेशन से इनका संश्लेषण किया जाता है। इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन? क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के तनावों को सहने हेतु प्लांट्स को क्षमता प्रदान करता है। जैसे जल की कमी है, उस टाइम पे भी पौधा खड़ा रहता है, मुरझाता नहीं है, तो इसलिए इसको हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। एब्सिसिक एसिड का जो मुख्य कार्य होता है वो है बिलगन का प्रेरण, यानी बिलगन को ये बढ़ाता है। ये कैसे करते हैं? सेलुलोज व जो पैक्टिनेज जीन होता है उसको ये सक्रिय कर देते हैं। इनको सक्रिय करके ये पुराने अंगों को मातृ पौधों से अलग करवा देते हैं। तो सेलुलोज और पैक्टिनेज जीन होते हैं, उनको सक्रिय करके ये पुराने अंगों को मातृ पौधों से अलग कर देते हैं और इस तरह से ये बिलगन का कार्य करते हैं। इसके अन्य कार्य भी हम देख लें तो मुख्य कार्य कौन सा हो गया? बिलगन का प्रेरण हो गया, जो कि सेलुलोज और पैक्टिनेज जीन की उपस्थिति के कारण होता है। इसके अन्य कार्य हम देखें, अन्य कार्य में है जैसे बड व सीड डोरमेंसी को प्रेरण, जैसे इसको एंटी जीएवी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जिब्रेलिन हार्मोन होता है वो सीड डोरमेंसी को खत्म करता है या तोड़ता है, और बड व सीड डोरमेंसी को एब्सिसिक एसिड बढ़ाता है। तो ये एंटी जी हार्मोन भी इसको बोलते हैं। सामान्य पादप वृद्धि एवं पादप उपापचय का निरोधक का कार्य भी ये करता है। सीड जर्मिनेशन का निरोधन भी ये करता है। सीड के विकास, परिपक्वता, प्रसुप्ति में भी ये इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। सीड को जल शुष्कन व वृद्धि के लिए अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाना, ये भी ये एक तरह से जीए का एंटी का कार्य ही करता है, यानी जीर्णता को बढ़ाता है, कोशिका विभाजन व दीर्घीकरण का विरोध करता है, और इसका एक मुख्य कार्य है स्टोमेटा क्लोज करना, जिसे एवीएवाद भी कहा जाता है। जल की कमी से रंध्रों को बंद करना का कार्य इसके द्वारा किया जाता है, जो बाह्यत्वचीय पट्टिकाओं में पाए जाते हैं स्टोमेटा। इसलिए एवी एक एंटी ट्रांसपायरेंट यानी एंटी बाष्पोत्सर्जक के रूप में भी काम करता है। ठीक है, इसका जो संश्लेषण किया जाता है मेलवोनिक एसिड से किया जाता है, जो कि वाइलोजेंथिन के द्वारा प्राप्त होते हैं। इसका जो सिंथेसिस है क्लोरोप्लास्ट में किया जाता है। तो एवी हमने देख लिया। एवी जो 3 हार्मोन के रूप में पाया जाता है, एब्सिसिन एसिड, इनविटर वी और डॉर्मिन के रूप में इसे प्राप्त किया था, और ये कैरोटीनाइड के और वसा अम्लों के व्युत्पन्न होते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है बिलगन का प्रेरण। तो फिर इस तरह से हमने अपने आज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में अपने 5 हार्मोन देख लिए, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। 5 के आप नाम, इनका संश्लेषण, इनके मुख्य जो कार्य हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, वो आप याद रखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर मैथ्स में ये जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब इसके बाद इसकी जो 2 प्रोसेस और है प्लांट हार्मोन में के साथ में, यानी प्लांट की वृद्धि के लिए जो आवश्यक होती है, फोटोपीरियोडिज्म और बर्नेलाइजेशन, उनको भी फ्रेंड्स हम देख लेते हैं। फोटोपीरियोडिज्म, दीप्तिकालिता, इसकी खोज गार्नर व एलार्ड ने की थी। कहाँ पे? तंबाकू की एक विशेष किस्म मैरीलैंड मैमथ में इसकी खोज की गई थी। इसके अलावा बायोलॉक्सी सोयाबीन पर भी इसके प्रयोग किए गए थे। प्लांट के पुष्पन को प्रेरित करने में प्रकाश की एक नियत कालिकता या प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है, यानी प्लांट्स में जो पुष्पन प्रेरित होता है इसके लिए एक निश्चित प्रकाश चाहिए होता है। निश्चित फोटो पीरियड की उपस्थिति में ही पुष्पन संभव होता है। उस पीरियड को हम कहते हैं दीप्तिकाल। और दीप्तिकाल पौधों के प्रकाश और अंधकार की अवधि पर ही निर्भर नहीं करता, वो उसकी सापेक्षिक अवधि पर भी निर्भर करता है। इस प्रोसेस को ही हम फोटोपीरियोडिज्म कहते हैं। यानी जो प्लांट्स में पुष्पन होता है, प्रकाश और अंधकार की अवधि यानी फोटोपीरियोडिज्म पर तो निर्भर करता ही है, साथ में उसकी सापेक्षिक अवधि पर भी निर्भर करता है। इसी को हम फोटोपीरियोडिज्म कहते हैं। फोटोपीरियोडिज्म के अकॉर्डिंग 3 टाइप के प्लांट्स होते हैं, जिनमें शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स और डे नेचुरल प्लांट होते हैं। शॉर्ट डे प्लांट शीत ऋतु वाले पुष्पीय पादप, इनको हम लॉन्ग नाइट प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि इनको क्रांतिक प्रकाश अवधि से कम प्रकाश मिलने पर ही इनमें पुष्पन हो जाता है, यानी इनको कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसके लिए इनको शीत ऋतु वाले या शॉर्ट डे प्लांट या लॉन्ग नाइट प्लांट भी कहते हैं, यानी अंधकार इनको अधिक चाहिए। 12 घंटे से कम का प्रकाश इनको चाहिए होता है। अंधकार काल अधिक महत्वपूर्ण व क्रांतिक होता है।
रात्रि में रेड लाइट देकर बाधित कर देने पर एसडीपी में पुष्पन नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए रात्रि में अगर हम रेड लाइट देते हैं, यानी रात्रि में अगर प्रकाश देते हैं, तो एसडीपी जो प्लांट्स होते हैं उनमें पुष्पन नहीं होता है, यानी इनको अंधकार अधिक और प्रकाश की कम आवश्यकता होती है। यहाँ पे एक तरह से हम इस तरह से कहते हैं कि जो शीत ऋतु में बोए जाते हैं उन प्लांट को एसडीपी प्लांट भी हम कह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल ध्यान रखते हैं क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, जिनमें है जैसे तंबाकू, सोयाबीन, सरसों, गन्ना, राइस, चिनोपोडियम, गुलदाउदी जिसे क्राइसोसैंथम भी कहते हैं, जैंथियम, बायोला, कैनाबिस, डाहिला, स्ट्रॉबेरी या कॉस्मोस। तो इसमें आप मुख्य रूप से तंबाकू, सोयाबीन, सरसों, गन्ना, राइस, चिनोपोडियम, इनको तो आप याद रखेंगे, और एक इसके साथ एक क्रायोजेंथम या गुलदाउदी को भी याद रखेंगे। दूसरा हम है लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट होते हैं शॉर्ट नाइट प्लांट इनको बोलते हैं। इनमें क्या होता है, क्रांतिक अवधि से अधिक प्रकाश मिलने पर पुष्पन होता है, यानी आपको जो है प्रकाश की आवश्यकता इनमें अधिक होती है, अंधकार इनको कम चाहिए। 14 या 18 से घंटे का प्रकाश इनको चाहिए होता है। रात्रि में प्रकाश देने से अधिक पुष्पन होता है, यानी इनमें क्योंकि अंधकार कम और प्रकाश अधिक चाहिए, तो रात्रि में भी हम प्रकाश देंगे तो इनमें अधिक पुष्पन होता है, यानी इनका दिन या प्रकाश काल का अधिक महत्व होता है। इसके उदाहरण है मूली, गाजर, पालक, चुकंदर, आलू, गेहूं, जौ, जई, हैनवेन और डायंथस, ये इसके एग्जाम्पल है। एसडीपी प्लांट में हमें अंधकार अधिक चाहिए, प्रकाश की कम आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें शीत ऋतु प्लांट बोलते हैं। लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, एलडीपी प्लांट होते हैं, इनमें प्रकाश काल अधिक चाहिए, रात्रि में भी आप प्रकाश देंगे तो अधिक जल्दी इनमें पुष्पन होगा। तीसरे प्रकार के प्लांट होते हैं डे नेचुरल प्लांट। डे नेचुरल जो प्लांट होते हैं, इन प्लांट में फोटो नेचुरल प्लांट भी इनको बोलते हैं। इनमें पुष्पन के लिए प्रकाश की अवधि अप्रभावी होती है, यानी प्रकाश की उपस्थिति या अनुपस्थिति से इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके उदाहरण है टमाटर, ककड़ी, खीरा, तरबूज, सेब, मक्का, कपास, सूरजमुखी। तो फोटो पीरियडिज्म के बारे में हमने देख लिया। लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे नेचुरल प्लांट, और इसमें हमें मुख्यतः जो पूछा जाता है इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि एग्जाम्पल के नाम दे दिए और फिर पूछा जाता है कि ये कौन से प्लांट हैं, या फिर पूछ लेंगे लॉन्ग डे प्लांट में कौन कौन से आते हैं। इसके अलावा इसमें जो प्लांट वैज्ञानिकों ने एक हार्मोन, फ्लोरिजिन हार्मोन और बताया है, जो कि प्लांट में पुष्पन के लिए जिम्मेदार होता है। इसको पुष्पन के लिए जिम्मेदार हार्मोनल तत्व भी कहा गया है, लेकिन इस हार्मोन को काल्पनिक हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि इसको अभी तक निष्कर्षित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा चुका है। पत्ती से तना कलिका में पुष्पन प्रेरित करने में तभी आते हैं जब पौधे आवश्यक प्रेरित दीप्ति काल में अनावृत होती हैं, लेकिन इनमें दीप्ति काल के साथ साथ पुष्पन के लिए फ्लोरोजिन हार्मोन की भी आवश्यकता होती है। यह जो संकल्पना दी थी वो चौलखिया नामक वैज्ञानिक ने दी थी, और उन्होंने बताया था कि फ्लोरोजिन जो हार्मोन होता है उसका निर्माण जिब्रेलिन प्लस एंथेसिन की उपस्थिति से होता है, जिसमें जो जिब्रेलिन होता है पुष्पन के लिए जिम्मेदार हार्मोन होता है, और जो एलडीपी प्लांट होते हैं, लॉन्ग डेज प्लांट होते हैं, उनमें जिब्रेलिन की उपस्थिति में ही पुष्पन होता है। एक वर्णक और होता है फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम जो वर्णक होता है जिसको बोलते हैं प्रकाश संवेदी वर्णक, यह भी पुष्पीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। इसकी खोज की थी वॉर्थविक और हेनरिक ने की थी। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन में स्थित होता है। कहाँ पे होता है? सेल मेम्ब्रेन में स्थित होता है, और ये इसके दो ट्रांसफॉर्म रूप में पाया जाता है, पीआर और पीएफआर, जो कि पादप की अनुक्रिया या अंतिम उपचार पर निर्भर होती है। पीआर है वो फाइटोक्रोम रेड के रूप में होता है, और पीएफआर है वो फाइटोक्रोम फार रेड के रूप में होता है। फाइटोक्रोम रेड के रूप में पीआर जो होता है वो एसडीपी में पुष्पीकरण को प्रेरित करता है। एसडीपी जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं उनमें पुष्पीकरण को प्रेरित करता है। इसकी जो अवशोषण परास है वो 630 से 670 नैनोमीटर होता है। ये जब पीआर है वो रेड लाइट को अवशोषित करके जब पीएफआर में परिवर्तित हो जाता है, तो ये एलडीपी में पुष्पन को प्रेरित करता है, और एलडीपी में पुष्पन को प्रेरित करता है। इसके साथ ही जो पीएफआर है वो सुदूर लाल प्रकाश अवशोषित करके पीआर में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से पीआर पीएफआर में और पीएफआर पीआर में परिवर्तित होता है। तो फाइटोक्रोम दो अंतर परिवर्तित रूपों में पाया जाता है, और ये जो है वो पुष्पन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसकी अवशोषण परास 720 से 740 नैनोमीटर होती है। ठीक है, पीएफआर जो होता है फाइटोक्रोम का सक्रिय रूप है, जो कि प्लांट्स में कार्यकी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। फाइटोक्रोम के बारे में हमने देख लिया। फाइटोक्रोम भी पुष्पन के लिए जिम्मेदार है। फ्लोरिजीन हार्मोन भी पुष्पन के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा एक और होता है बर्नेलाइजेशन।
बर्नेलाइजेशन या बसंतीकरण, इसकी खोज की थी लाइन्स्को ने और क्लीपोर्ट ने गेहूं की किस्मों पर इसके प्रयोग किए थे। कोल्ड ट्रीटमेंट इसमें दिया जाता है, इसमें शूट एपेक्स, भ्रूणाग और पत्तियों को कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसके कारण उनमें पुष्पन को प्रोत्साहन दिया जाता है। कम तापकाल में पुष्पन के प्रोत्साहन को ही बर्नेलाइजेशन कहते हैं। प्लांट्स में पुष्पों के आरंभीकरण व विकास को कोल्ड ट्रीटमेंट के द्वारा त्वरित किया जाना ही बर्नेलाइजेशन कहा जाता है। बीज बोने से पहले कम टेम्परेचर पर रखने से पुष्पन की जो क्रिया है वो शीघ्र होती है। इसके 2 स्टेप्स होते हैं। टेम्परेचर 0.5 डिग्री से कम टेम्परेचर या नमी पर उपचारित करने से, दूसरा है लाइट आवश्यक प्रकाश काल देने से प्लांट में जो बसंतीकरण की क्रिया है उसको बढ़ाया जाता है। इसमें भी पुष्पन के लिए बताया गया है बर्नेलिन हार्मोन है, उसका संश्लेषण होता है। यह भी एक काल्पनिक हार्मोन है। इसकी जो अभिधारणा है वो मेलकर्स द्वारा दी गई थी। बर्नेलिन हार्मोन जो होता है ना, वो फ्लोरिजिन हार्मोन का ही संश्लेषण करता है और जिससे पुष्पन को प्रेरित करता है। तो बर्नेलाइजेशन की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। शीघ्र व अधिक पुष्पन, अकालिक प्रजनन परिवर्धन को बढ़ावा देना, बसंतीकृत पादपों में लीव्स में क्लोरोप्लास्ट की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण फोटोसिंथेटिक रेट को ये बढ़ा देते हैं और इससे इनमें जल्दी से पुष्पन हो जाता है। तो समय से पहले परिपक्वन किया जाता है। उत्पादन